तो हम यहाँ केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। नंबर 1, सोडियम एसीटेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम यील्ड्स। सोडियम एसीटेट किसे कहते हैं? CH3COONA, यह है सोडियम एसीटेट। और CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। तो एक एसिड है और ये एसिटिक एसिड के सॉल्ट है। H को हटाकर Na लिखा है, ये सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसे हम सोडा एमाइड भी कहते हैं। तो सोडा एमाइड को अगर हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराएं, हीट करें, तो सोडा लाइम क्या होता है वो समझना है। तो सोडा लाइम है एक मिक्सचर ऑफ NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कह सकते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। ये दोनों के मिक्सचर को मिलाकर सोडा लाइम बनता है। यहाँ NaOH के साथ ही रिएक्शन होगा और CaO सिर्फ कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। और यहाँ पर हीट करने पर आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। हीट करने पे इसे डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएंगे, Na भी निकल जाएंगे, सिर्फ एक H यहाँ पर अटैच होगा, इसे डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ये मिलाकर क्या बनेंगे? CH3 के साथ एक H अटैच हो जाते हैं। ओके, और साथ में ये H गया, फिर ये Na, ये Na और कार्बन डाइऑक्साइड और ये एक O, तो है Na2CO3। देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हमारा आउटपुट जो है ये है दिस वन, ये है मीथेन। तो ये हमने जो लिखा है ये एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इट इज़ अ मेथड ऑफ एल्केन प्रिपरेशन। कैसे? बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, लेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो इस टाइप के डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से हम एल्केन बना सकते हैं। यहाँ मीथेन बनाए। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि हमने सोडा लाइम को ही क्यों यूज़ किया, जब रिएक्शन सिर्फ NaOH के साथ ही होना था, तो हमने इसे कॉम्बिनेशन NaCO के साथ क्यों इसे मिलाकर किया है? तो इनका रीज़न है, नंबर 1, हमारा जो सोडा ये है कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा डिलिक्विसेंट है। डिलिक्विसेंट मतलब जैसे ही मैंने इसे एयर में रखा, ये फट से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर कर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फिर कॉस्टिक सोडा नहीं रह जाता, एक दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमसे फिर ये रिएक्शन अच्छा नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ CaO को ऐड कर देता हूँ, क्विक लाइम को, तो ये सारे मॉइस्चर जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये अपने नेचुरल फॉर्म में ही रहता है, NaOH। ये एक रीज़न है। और दूसरे रीज़न है कॉस्टिक सोडा ग्लास, जिस भी ग्लास या टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करूँगा, तो कॉस्टिक सोडा जो है वो ग्लास को अफेक्ट करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो अटैक ग्लास। ये 2 बुराइयां हैं किसकी? NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसके लिए दोनों को हटाने के लिए हम CaO के संग इन्हें मिला देते हैं ताकि सोडा लाइम बने और उससे ये दोनों अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न है क्यों हम कॉस्टिक सोडा नहीं यूज़ करके सोडा लाइम यूज़ करते हैं। और इनका आंसर है मीथेन। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ हेलोजन इज एक्सप्लोसिव इन द केस ऑफ। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि नंबर 1, ये नंबर 2 के लिए कि रिएक्टिवनेस की अगर बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। किस केस में? फॉर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जब मैं एल्केन का हेलोजिनेशन कर रहा हूँ उस वक्त ये तो एक्सप्लोसिव टाइप के हो जाते हैं, इतना रिएक्टिव है।
ये इन्हें रिएक्शन करने के लिए यूवी रे या सनलाइट चाहिए। इन्हें रिएक्शन करने के लिए भी सनलाइट चाहिए, या फिर हम नहीं, अगर सनलाइट नहीं देते हैं तो ये फिर बहुत स्लो रिएक्शन होगा। और ये तो बिल्कुल ही स्लो है, ऑलमोस्ट क्या होता है, रिवर्सिबल। ये वेरी स्लो लिख सकता हूँ, ये ऑलमोस्ट रिवर्सिबल है, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो जाते हैं। तो इनके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका नाम है HiO3, जिसे हम आयोडिक एसिड कहते हैं। इसके बारे में डिटेल और आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो इनका आंसर है क्लोरीन, एक्सप्लोसिव है। बाकी अगर सनलाइट लिखते हैं तो हम क्लोरीन में मार्क करेंगे। एल्केन्स मेनली शो रिएक्शन, एल्केन्स किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं वो पूछ रहे हैं हमसे। तो देखिए, एल्केन्स में फ्री रेडिकल रिएक्शन भी होता है, लेकिन ये मेनली लिखा है इसलिए हम कहेंगे कि इसमें हीट या फोटो केमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल जैसे सनलाइट हम यूज कर रहे हैं तो हेलोजिनेशन करा सकते हैं, अभी पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था। तो फोटोकेमिकल होता है और हीट। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्केन जो है मेनली सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स, उनमें रिएक्शन करने की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती है, ना एलिमिनेशन ना रेडिकल फॉर्मेशन, ये सब ज़्यादा नहीं होते। तो ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनके लिए इनमें रिएक्शन कराने के लिए मुझे ज़्यादातर टाइम हीट या फोटोकेमिकल एनर्जी देना पड़ता है, तब जाकर रिएक्शन सक्सेसफुल होता है। दैट्स वाई मेनली इट इज़ हीट और फोटोकेमिकल रिएक्शन। हालांकि जब क्लोरीनेशन हमने पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था, जब क्लोरीनेशन हो रहे हैं किसी का भी, अगर में सनलाइट में भी हो रहे हैं, तो वो फिर फ्री रेडिकल बनाकर क्लोरीनेशन करते हैं। ओके, नंबर 4, हेलोजिनेशन विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इन सनलाइट। अब हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इन सनलाइट, सनलाइट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन ही है। ठीक है, फिर यहाँ है द नंबर ऑफ डिफरेंट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल व्हेन इथेन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ब्रोमीन इन सनलाइट। ये भी फिर हेलोजिनेशन ही हो गया, किनका, एल्केन का एक टाइप है, इथेन तो एक टाइप ऑफ एल्केन है, उनका हेलोजिनेशन। अब ये सनलाइट में हो रहा है, क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमने कहा है कि हेलोजिनेशन जो है वो सनलाइट में होंगे, और जितना देर तक मैं उसे छोड़कर रखूँगा सनलाइट में, धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट बनते रहेंगे। कैसे, देखते हैं। ईथेन क्या होता है ऐसा, इसे ही हम ईथेन कहते हैं। ठीक है, अब इनका अगर मैं हेलोजिनेशन करूं, मतलब कि ब्रोमीन तो ऐड होगा ही ऑब्वियसली, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये एच यू म्यू लगाकर हम सनलाइट दिखा रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर ब्रोमीन ऐड हो रहा है इनमें, असल में ब्रोमीन B2 होता है, लेकिन सनलाइट के कारण वो Br और Br ऐसे डॉट बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स। मैंने कहा था ये फ्री रेडिकल रिएक्शन भी करते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं। वैसे ये भी फ्री रेडिकल बनाते हैं और फिर फ्री रेडिकल ज्वाइन हो जाते हैं। देखिए, ये है किस टाइप का रिएक्शन, ये एक टाइप के सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। कैसे समझते हैं, ये 2-4 टर्म है, एक बार आप समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक टर्म आता है सब्सटीट्यूशन, ठीक है, दूसरा टर्म है एडिशन, तीसरा टर्म है एलिमिनेशन। यही दो तीन टर्म्स है। अब देखिए, सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि एक हट जाएंगे और उसके जगह कुछ और आ जाएंगे, तो ये सब्सटीट्यूशन। एडिशन मतलब इनमें खुद से नया कुछ आकर जुड़ जा रहे हैं, तो वो एडिशन। और फिर एलिमिनेशन मतलब सिर्फ हट रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा, तो वो एलिमिनेशन। अब आप देखिए, ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, इसमें कोई बॉन्ड टूट कर सिर्फ नया कुछ आकर जुड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। इनमें सब्सटीट्यूशन ही पॉसिबल है कि एक जाएंगे तभी कोई दूसरे आ सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता तो एक बॉन्ड टूटकर दो लिंक और खुलते, यहाँ पर मैं कुछ नया नया कुछ ऐड कर दूंगा, तो ये एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि यह सब सिंगल बॉन्ड है,
यहाँ पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये एक फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ही है जो हैलोजिनेशन के प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है, अब आप ये देखते हैं कि 9 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, ये देखते हैं। अब देखिए ये 6 लेग्स है, यहाँ पर भी बनाता हूँ, यहाँ पर भी बनाता हूँ 3। देखिए हो क्या रहे हैं यहाँ पर हम समझते हैं। पहले एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक ब्रोमीन रेडिकल ऐड होंगे, ये पॉसिबल है, बाकी सब अपने जगह पे है। तो एक हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो, एक ही बात है। तो हम ले लेते हैं कि एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव होकर ब्रोमीन आ गया है। ठीक है, बाकी सब एक है। दूसरा और क्या पॉसिबल है, थोड़ी देर और मैं इसे रिएक्शन को होने दूँ सनलाइट में, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। अब 2 हाइड्रोजन रिमूव कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो एक रिमूव हुआ है, तो एक यहाँ से रिमूव हुआ, दूसरे यहाँ से रिमूव हुआ, ले लेता हूँ। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और ऐसे हो गए। क्या सिर्फ यही ऑप्शन पॉसिबल है ना? दूसरा एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन भी जा सकते हैं, या एक इसमें और एक इसमें से जा सकते हैं, मतलब कि ऐसा भी तो पॉसिबल है। यहाँ भी देखिए 2 हाइड्रोजन ही रिमूव हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, यहाँ 2 अलग अलग कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है। अब 3 कार्बन हाइड्रोजन अगर रिमूव होना हो तो ऐसे पॉसिबल है, इनके इनके और इनके एक ही कार्बन के 3 हाइड्रोजन चले गए और बाकी इनमें सब है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ना, एक में से ही 3 नहीं जाएंगे, एक में से 2 जाएंगे और बाकी एक में से एक जाएंगे, ऐसा होंगे, तब भी 3 हाइड्रोजन ही रिमूव हो रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हो गया ना। अब यहाँ से मैं 2 हटाऊँ या यहाँ से 2 हटाऊँ, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन मोट है कि मेन बात कि एक में से 2 जा रहे हैं और एक में से 1 जा रहे हैं, ये पॉसिबल है। अब 3 के बाद 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हटाना है और 4 ब्रोमीन लगाना है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ 1 2 3 एंड 4 हमने लगा दिया। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक में से 3 गया है, एक में से 1, इससे और दूसरा ऑप्शन है कि एक में से 2 जाए और एक में से भी 2 जाए, बाकी ऐसे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये 4 हाइड्रोजन क्योंकि अब जब 5 हाइड्रोजन है तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यही है ऑप्शन कि एक में से 3 जाएंगे, एक में से 2 जाएगा। अब चाहे ये कार्बन हो या वो कार्बन हो। और जब 6 है तो भी कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे चले जाएंगे। तो आप इसे काउंट कीजिए कितने प्रोडक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रोडक्ट्स इसलिए बन सकते हैं। हमने 9 प्रोडक्ट लिख लिया, सारों का अलग अलग नोमेनक्लेचर भी होता है। अब नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिनका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है उस कंपाउंड को मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट किन पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेंडर वॉल फोर्स पे। ठीक है, और ये क्या है, ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स एक्ट करता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है। किन पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर, सरफेस एरिया पर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मुझे मिलेगा उतनी ज़्यादा वेंडरवॉल फोर्स है और उतना ही हायर बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि उसे ब्रेक करने में मुझे ज़्यादा एनर्जी देना है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। अब देखिए एन ब्यूट हेक्सेन कैसा होगा, एन हेक्सेन अगर मैं ड्रॉ करूँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गए एन हेक्सेन। एन पेंटेन थोड़ा छोटा होगा उनसे, 1 2 3 4 5, ये पेंटेन। फिर अगर मैं सी ड्रॉ करूँ क्या है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन है मतलब कि 1 1 2 3, 3 है।
और 2 डाईमिथाइल, मतलब कि 2 नंबर कार्बन पे 2 लिंक है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। 2 डाईमिथाइल। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इस टाइप के है, ठीक है। इसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा दिखता है, ये आपको पता होगा ना, ऐसे। यहाँ 1 2 3 कार्बन है, ये प्रोपेन है, लेकिन 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल है, ये CH3 और ये CH3। यहाँ भी CH3 और CH3 है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और नंबर डी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4, लेकिन 2 पे एक मिथाइल है, मतलब ऐसा ब्यूटेन है, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन। इनमें से देखिए जो लंबे शेप में है, ऐसा रेक्टेंगुलर लंबे शेप में होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होंगे। जो थोड़ा सर्कुलर शेप में आ रहे हैं, ऐसे देखिए ये सर्कुलर शेप एक है, तो ये सर्कुलर के बीच में कैसे अट्रैक्शन होगा, ऐसा एक सर्कल, यहाँ से इतने और यहाँ से इतने, ये दोनों ही सिर्फ अट्रैक्ट कर पाएंगे। सरफेस एरिया छोटा है इनमें अट्रैक्शन के लिए, इनमें सरफेस एरिया बड़ा है। तो जो ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े स्ट्रेट चेन एल्केन होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो उस अंदाज से हम देख सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ जब भी ब्रांच आ गए, इनके बारे में सोचना ही नहीं है। जो N लिखा है मतलब नॉर्मल है, उनमें जो सबसे बड़े हैं, जैसे हेक्सेन बड़े हैं तो इनमें टिक, अगर इनसे भी बड़े कुछ होते, ऑक्टेन होते, डेकेन होते, तो उनमें टिक होता। ओके, यहाँ अब देखते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। अभी हमने हेलोजन में एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पढ़ाई है, तो उनमें कौन से किनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। हमने देखा फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन का उनके बाद, ब्रोमीन का उनके बाद, और आयोडीन का तो समझ सकता हूँ बिल्कुल स्लो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिनको एक्चुअली पॉसिबल बनाने के लिए मुझे HiO3 ये हमें यूज करना पड़ जाता है, इसे कहते हैं आयोडिक एसिड, तब जाकर ये रिएक्शन हो पाता है, ठीक है। और ये इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए, सनलाइट, और ये बहुत एक्सप्लोसिव है। इतने सारी बात हमें पहले से पता है, हेलोजिनेशन इन एल्केन। फिर और देखते हैं विच ऑफ द, इसलिए इनका आंसर ये है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सेम बात पूछ रहे हैं कि किन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रेट चेन में सबसे लंबे होंगे वो होंगे ये 2 डाईमिथाइल पेंटेन, ये ऑलरेडी हमें समझ आ रहा है ब्रांच चेन है। नियो ऑक्टेन भी ब्रांच है, आइसो ऑक्टेन भी ब्रांच है, नॉर्मल ऑक्टेन जो एन ऑक्टेन है वो एक स्ट्रेट चेन है, और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हालांकि बनाने के लिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे ये दिखते हैं, ताकि नॉमेनक्लेचर दिया है और आपको कंपाउंड बनाना है तो वो भी आप बना सके। एन ऑक्टेन मतलब एक स्ट्रेट ऑक्टेन होगा, C 4 5 6 7 8, और ये सारे में हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हमारा एन ऑक्टेन होते हैं। फिर अगर मैं नियो ऑक्टेन की बात करूँ तो नियो ऑक्टेन ऐसा है, यहाँ भी देखिए हमें 8 ऑक्सीजन कार्बन है, लेकिन वो सब ऐसे दिख रहे हैं। एक सर्कल टाइप का ये है, शेप है इनका। आइसोक्टेन देखने में ऐसे होते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, और एक होंगे, सॉरी ऐसे 8, ये अब हो गए। ये हमारा नियो ऑक्टेन है। आइसो ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सारे में H लगा दूंगा तो ये हमारे आइसो ऑक्टेन में। इनमें भी देखिए थोड़ा तो स्ट्रेट चेन छोटा है, थोड़ा सर्कुलर सर्कुलर टाइप का शेप है, तो ये हमारे
और बी है ऑप्शन 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन। तो मैं पहले पेंटेन बना देता हूँ, ये हमारा पेंटेन हो गए। और 2,2 मतलब 2 नंबर कार्बन पे 2 मीथेन है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। ठीक है, इनका शेप भी देखिए, स्ट्रेट चेन तो ज़्यादा नहीं है, ये देखकर ही समझ आ रहा है इनमें स्ट्रेट चेन ज़्यादा है, इनमें वैन वाल फोर्स ज़्यादा है। तो इन ज़्यादा हीट चाहिए इसे ब्रेक करने के लिए, इन्हें मेल्ट करने के, बॉयल करने के लिए। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। और देखते हैं द कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल द 4 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन इज। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं वो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख कर ही समझते हैं। नंबर 1 क्या दिया है हमें, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन दिया है, मतलब पेंटेन है, ये मैं 5 कार्बन बना दिया पहले पेंटेन के लिए, फिर 2 और 3 पे डाई मिथाइल, मतलब ये 1 है ये 2 है, 2 पर 1 और 3 पर 1 मिथाइल, बाकी सारे हाइड्रोजन है। इनमें 1 हाइड्रोजन होंगे, इनमें 1 होंगे, इनमें 2 होंगे और इनमें 1 2 3 होंगे। ठीक है ना, तो ये 3 को तो मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे 3, और यहाँ पर H H H और H, ये इनका शेप है। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, पहले सारे ड्रॉ करते हैं और फिर देखेंगे। 3 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5। ठीक है, और 3 क्लोरो, ये 1 2 3 पे एक क्लोरो और 2 और 3 डाई मिथाइल। ठीक है, मतलब कि 2 पे और 3 पे डाई मिथाइल है, मतलब मिथाइल है। 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे एक मिथाइल है, बाकी सारे नॉर्मल है। तो ये CH3, ये ऊपर और नीचे एक HH, यहाँ पर भी एक ऊपर H और यहाँ पर CH3, ये इनका कंपाउंड हो गया एक स्ट्रक्चर। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, फिर से पेंटेन 1 2 3 4 5, 2 और 3 और 4 पे, तो एक 2 पे एक 3 पे एक 4 पर क्या है, मिथाइल है। 3 मिथाइल है टोटल, इसलिए ट्राई मिथाइल लिखे हैं। यहाँ पर H3 और यहाँ पर H3, यहाँ पर एक 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 H, और लास्ट में क्या है, ये है 3 डाई मिथाइल पेंटेन, फिर से पेंटेन 1 2 3 4 5, 2 पर 1 और 3 पर 2 पेंटेन। ये असल में ट्राई मिथाइल होना चाहिए क्योंकि 2 पे भी है और 3 पे भी है इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये ट्राई होना चाहिए, ट्राई। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक और एक मीथेन है, बाकी यहाँ पर भी है, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। तो हमने कंपाउंड बना दिया सारे। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझते हैं। जिस भी जो ही कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कार्बन को 1 डिग्री कहेंगे। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है ऐसे, तो ये पर्टिकुलर कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। कोई कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है ऐसे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो इस कार्बन को हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। और कोई कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा है तो ये 4 डिग्री कार्बन। कौन से कार्बन, मैं एरो देकर दिखा रहा हूँ ना, ये वो वाले कार्बन को 1 डिग्री कहेंगे, या 2 डिग्री या 3 या 4, ये वाले कार्बन को। यहाँ पर ये वाले कार्बन को, अब आप कहेंगे कि इनका बाकी 2 लेग क्या हुआ इस बोल्ड कार्बन के, तो बाकी 2 लेग में हाइड्रोजन जुड़े हैं, कार्बन नहीं है। यहाँ पे ये वाले कार्बन पे और यहाँ पर ये वाले कार्बन पे, ठीक है ना। अब इसके हम देखते हैं एक एक का कि ये कितने डिग्री पे है। तो ये इस कार्बन को अगर मैं नोट करूँ तो इस कार्बन के साथ यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, 3 कार्बन इनके संग जुड़े हैं। तो इनका मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ईजी होगा। इनका कितना डिग्री है, इनका डिग्री है 3 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन का कितना डिग्री है, तो ये कार्बन यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 कार्बन के संग जुड़े हैं, इनका भी 3 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ
तो ये देखिए ये कार्बन एक इधर के संग जुड़ा है, एक इधर के संग, बस बाकी दो तो हाइड्रोजन है, तो इनमें 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ तो ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ तो ये भी एक कार्बन से जुड़ा है सिर्फ ये वाले, और इस कार्बन की बात करूँ तो ये भी एक से। क्या इनमें चारों है 1 2 3 4? ना, इसमें सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, 4 तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। ये देखते हैं ये कितने डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। ये यहाँ 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये या तो 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ तो कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, तो ये भी 3 डिग्री है। ये इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, तो ये 2 डिग्री है। और ये सिर्फ एक कार्बन इधर 1 डिग्री है, और ये भी एक कार्बन इधर, ये भी 1 डिग्री है। तो इनमें कितने वैरायटी है, 1 2 और 3, 4 तो नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखिए ये 1 डिग्री, ये इधर एक, इधर एक, इधर एक, ये 3 डिग्री, ये वाले 1 डिग्री, एक है इधर सिर्फ, ये भी 1 डिग्री, एक है इधर सिर्फ। ये कार्बन को अगर मैं नोट करूँ तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, 3 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3, 3 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री, सिर्फ एक कार्बन के साथ है, और ये कार्बन भी 1 डिग्री, एक कार्बन। ये तो यहाँ क्या क्या वैरायटी मिला, 1 और 3, यहाँ तो 2 भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। जब यही बचा है तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन हो गए, लेकिन देखते हैं। ये 1 डिग्री, ये ये कार्बन देखिए 1 2 और यहाँ 3, तो 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन यहाँ 1 2 3 4, चार ही तरफ कार्बन है इनका, तो ये 4 डिग्री कार्बन हुआ। ये कार्बन वहाँ 1, यहाँ 1, 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन सिर्फ 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन यहाँ जुड़ा है। ये कार्बन में भी एक जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन में भी एक जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन में भी एक सी जुड़ा है 1 डिग्री। तो यहाँ हमें 1 2 3 4 चारों वेराइटी मिलते हैं, देयरफॉर हमारा ऑप्शन ये है डी। ओके, अब देखते हैं नंबर 10, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन ड्राई ईथर विथ। तो वुड्स रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, वहाँ पर बोल रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड को ड्राई ईथर के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वुड्स रिएक्शन होता है इस टाइप से है कि CH3 और हैलाइड है, मैं आई ले लूँ या Br ले सकता हूँ या क्लोरीन ले सकता हूँ, लेकिन ये हैलाइड होते हैं, उसे हम सोडियम के साथ करते हैं। ठीक है, और ऐसा करते हैं, देखिए ये दोनों एक संग हट जाएंगे, मुझे मिलेगा ये CH3 और CH3 जुड़कर +2Na। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन बने हैं। हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सोडियम, और ये किस मीडियम में है, ड्राई ईथर, इसे हम एनहाइड्रस ईथर भी कहते हैं। एनहाइड्रस मतलब जो ड्राई ईथर है, फ्री फ्रॉम एनी मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर रहेंगे, क्यों, अब ये भी क्वेश्चन होता है कि ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं। अगर मॉइस्चर रहेंगे तो सोडियम बहुत रिएक्टिव है वाटर या मॉइस्चर के साथ, तो वो फिर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा जैसे हमें चाहिए। और जो ड्राई ईथर है ये गुड सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसके भीतर ये एल्काइल हैलाइड भी डिजॉल्व हो जाते हैं और सोडियम भी डिजॉल्व हो जाते हैं। दोनों ही डिजॉल्व होकर इस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन कर कर हमें यहाँ पर एक हायर एल्केन, यहाँ पर इसे हायर एल्केन क्यों लिख रहा हूँ, हायर एल्केन, इन हालांकि हमें पता है इनका क्या नाम है, इनका नाम है इथेन, लेकिन हमें मिला किससे, ये मिला है मिथाइल आयोडाइड से। ये भी तो मिथाइल आयोडाइड ही है, 2 मॉलिक्यूल है बस। मैं यहाँ पर 2 बार नहीं लिखकर यहाँ एक 2 भी लगा सकता था, लेकिन ये लिखने और देखने और समझने में अच्छा होता है, इसलिए ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड से इथाइल बन रहा है ना, इथेन बन रहा है, एक कार्बन वाले कंपाउंड से 2 कार्बन वाले कंपाउंड बन रहे हैं, इसलिए ये हायर एल्केन लिख रहा हूँ, हायर एल्केन। तो हमें ऐसे ही हमेशा 1 कार्बन वाले कंपाउंड यूज करूँगा तो 2 मिलेगा, 2 कार्बन वाले कंपाउंड यूज करूँगा तो 4 मिलेगा, 4 वाले यूज करूँगा तो 6 मिलेगा, ऐसे डबल होकर मिलता है। तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन है। ओके, तो इनका आंसर है सोडियम। अब यहाँ पर लिखा है कि हमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो CH4 में, मतलब ये CH4 में तो ऐसा होता है ना,
और एक पीछे की तरफ ऐसे। तो इस बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है वो हमें बताने को कहा है। तो ये याद रखने वाली बात है। ये एंगल है 109 पॉइंट डिग्री एंड 28 मिनट्स। मिनट्स लिखा है, ये मिनट्स है, ये डिग्री है। ओके, अगर ये समझना है तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, तो ये याद रखने वाली बात है। ये है इनका आंसर। नंबर 12, अगर इथाइल आयोडाइड, अभी हमने वो आयोडाइड का ही लेकर एग्जाम्पल देखा था, लेकिन मिथाइल आयोडाइड लिया था हमने। अब इथाइल आयोडाइड मतलब CH3CH2I, ये है इथाइल आयोडाइड। व्हेन हीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, फिर से वही बात पूछ रहे हैं ना, सोडियम इन ड्राई ईथर। तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ समझने के लिए अच्छे से। ये वुड्स रिएक्शन ही है और ऐसे करके ये चले जाएंगे। हमें क्या मिलेगा आप खुद देखिए। ऑब्वियसली हमें तो 2Na तो मिलेगा, इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा, इंटरेस्टेड नहीं है। जो इंटरेस्टेड है ये और ये जुड़कर मिलेंगे, मतलब CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है, 1 2 3 4 वाले कार्बन है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। ठीक है ना। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये CH4 C4H10, यहाँ पर 10 है ऑक्साइडोजन। तो ये हमारा आंसर है इनका। और ये ऑब्वियसली ड्राई ईथर मीडियम में होता है, और ड्राई ईथर ही क्यों चाहिए होता है वो भी हमने डिस्कस किया। ओके, यहाँ देखते हैं। इथेन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन। अभी ही देखा है ये वाले बात को हमने एक एग्जांपल में, मिथाइल आयोडाइड के साथ हमने सोडियम मेटल को ड्राई ईथर में रिएक्ट किया तो हमें इथेन मिला। इथेन हायर कंपाउंड, हायर एल्केन। तो ये कौन सा रिएक्शन है, नीडलेस टू से ये वुड्स रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन से इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आप देखिए, अगर मैं एक कार्बन वाला कंपाउंड लेता हूँ मतलब कि CH3I, तो मुझे 2 कार्बन वाला CH3 मिलता है। अगर मैं 2 कार्बन वाला लूँगा जैसे CH3CH2I, तो मुझे मिलेंगे CH3 CH, थोड़ा जगह कम हो गया, 2CH2CH3 ये मिलेंगे। तो मैं अगर एक कार्बन यूज करूँगा मुझे 2 कार्बन मिलेंगे, 2 यूज करूँगा 4 मिलेंगे। ठीक है ना। तो मुझे एक कब मिल सकता है, अब मैं हाफ कार्बन तो नहीं यूज कर सकता जो जुड़कर एक हो जाएंगे, तो मुझे ये वाला कंपाउंड ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना। कौन सा नहीं बना सकता, मैं मीथेन नहीं बना सकता। हालांकि मैं 2 कार्बन वाला ये तो लिखा ही है, ये बना ही सकता हूँ। ये 4 कार्बन वाला यही लिखा है ऑप्शन में, ये भी बना सकता हूँ। और ये 3 कार्बन वाला भी बना सकता हूँ। अब आप सोचेंगे कैसे, तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि मैं यहाँ पर CH3I को दूसरे तरफ भी CH3I के साथ ही रिएक्ट करूँ। मैं वहाँ पर इस साइड में ये लिख सकता हूँ, ये मतलब कि मैंने इन दोनों को मिलाकर मैंने 2Na के साथ रिएक्ट किया है इन ड्राई ईथर। तो क्या होगा देखिए, ऐसे करके ये मिलते हैं। ठीक है, ड्राई ईथर में 2NaI बनेगा ही, जिसके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है ड्राई ईथर। और क्या बन रहा है यहाँ पर CH3 CH2 CH3। ये क्या है, ये तो ये ऑप्शन में है C3H8, ये है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ऑड कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स भी बना सकते हैं। और साथ में और क्या बनेंगे, क्योंकि ये इनके संग मिलाकर बन रहे हैं, लेकिन ये भी तो प्रेजेंट है ना। तो ये अकेला अगर होता तो ये बनाता, ये अकेला होता तो ये बनाता, और ये जब दोनों मिलाकर है तो 3 चीज़ बनेंगे, ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे और ये भी बनेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं, साथ में CH3 भी बनेंगे और साथ में CH3 CH2 CH3 तीनों ही बनेंगे। ये अकेला होता तो सिर्फ ऐसा बनता, ये अकेला होता तो ऐसा बनता, और दोनों मिल के है तो ये भी बन रहे हैं मिलाकर, और अकेला अकेला वाला भी प्रोडक्ट बन रहा है, तीनों ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में से मुझे अलग से एक पेंटेन प्रोपेन और ये इथेन
और ब्यूटेन ये अलग से सेपरेट आउट करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। तो एक क्वेश्चन भी है कि हम इसे सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए ही क्यों यूज़ करते हैं वो ये वुड्स रिएक्शन को, ठीक है। वुड्स रिएक्शन को सिमेट्रिकल बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखिए अनसिमेट्रिकल भी तो बन रहा है ना, ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि ऑड जो होंगे, सॉरी इवन जो होंगे, इधर भी जितने कार्बन इधर भी इतने कार्बन, इवन कार्बन है ये, इवन कार्बन, ये इवन कार्बन, लेकिन ये ऑड कार्बन। तो ऑड भी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन ऑड बनाने के लिए हमें ये दो इवन भी मिल जाएंगे। अब इनसे ये सबसे अलग करना बहुत ही मुश्किल है। देयरफॉर हम इन जनरल सिर्फ और इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले हैलोजन बनाने के लिए ही वुड्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो इन जनरल हमें वुड्स रिएक्शन में ऐसे 2 वाले नहीं, 4 वाले नहीं, 6 वाले ऐसा ऐसा ही हमें मिलेगा। और ये CH4 तो किसी हाल में ही नहीं मिलेगा। सो ये नहीं पॉसिबल है। बाकी ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ये बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये अच्छा अच्छा से पॉसिबल है, ये अच्छा अच्छा से पॉसिबल है। ओके, अब यहाँ देखते हैं द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय कंट्रोल्ड पायरोलाइसिस इज। अब ये पायरोलिसिस क्या होता है, ये वर्ड का मतलब है, पायरो का मतलब है हीट और लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो अगर मैं किसी को हीट करके ब्रेक डाउन कर दूँ तो उसे पायरोलिसिस कहते हैं, इतनी सी बात है। तो पायरोलिसिस में हीट करके ब्रेक डाउन है, कोई बड़ा कार्बन है हाइड्रोकार्बन एल्केन है, उसे मैं हीट करूँगा तो टूट कर छोटा हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम पायरोलिसिस कहेंगे। एग्जाम्पल के दिखाते हैं, जैसे यहाँ देखिए C345 6, ठीक है ना, कितने सारे सिक्स कार्बन मैं बना दिया हूँ। ये हाइड्रोजन्स भी यहाँ पर अपने होंगे ही। इनको अगर मैं हीट करूँगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हीट करना है अलग अलग कैटलिस्ट के साथ रखकर। तो इनको अगर मैं हीट करूँ तो हीट देने से ही ये अलग अलग चीज़ हमें मिल जाएंगे। क्या मिल सकते हैं, ठीक है, इनको हीट देने से हमें मिल सकता है C6H12 और ये H14 है, एक्चुअली C6H14 है, ये एल्केन है, ये हमें एल्कीन मिला है प्लस H2, ये मिल सकता है। फिर हमें C4H8 प्लस C2H6, ये एक एल्कीन है और ये एक एल्केन है, ये मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, देखिए C3H6, ये भी एक एल्कीन है, C2H4 ये भी एक एल्कीन है और CH4 ये एक एल्कीन है। तो ये हमें एल्कीन, ये एल्कीन और एल्केन, और ये है एक एल्कीन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती है कब, हीट करने पे। इनका हीट का टेम्परेचर भी 773 के आसपास है। ऐसे मुझे इतने सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन एक साथ, जितने 6 कार्बन थे 6 कार्बन ही रह गए, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन के साथ हाइड्रोजन का। मतलब मैं इस वाले कंपाउंड में लिख सकता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड यही ब्रेक हुआ है, बाकी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, तभी तो यहाँ 6 कार्बन का चेन है और यहाँ भी 6 कार्बन का चेन है। लेकिन यहाँ पर हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। तो ये बातें हमें समझ कर रखना है कि किस कंडीशन में हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे और किस कंडीशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इनका कुछ ये है कि अगर मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड से ब्रेक करना है तो उनके लिए मुझे वैनाडियम, मॉलिब्डेनम या क्रोमियम,
इनको अगर मैं ऑक्साइड्स के तौर पे यूज करूँगा, ऑक्साइड्स ऑफ वैलेडियम, मोलिब्डेनम या क्रोमियम, तो CC बॉन्ड ब्रेक होंगे। और अगर मैं ऑक्साइड ऑफ जिंक, एल्युमिनियम या सिलिकॉन यूज किया, सिलिका, तो ऑक्साइड ऑफ दिस, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये रिएक्शन किस टाइप का होता है? फिर से ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल मतलब एक एक ऐसे ऐसे कार्बन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे, साथ में बॉन्ड होंगे, लेकिन एक कार्बन के एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। ये इलेक्ट्रॉन अभी किसी के संग बॉन्ड नहीं बना है। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनाया, इसने इससे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अभी तक अकेला है, इसने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया। इसे कहते हैं रेडिकल। इनका ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एल्केन हैलाइड गेट्स कन्वर्टेड टू एल्कीन थ्रू। अभी एल्काइल हैलाइड एल्कीन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसे हम देखते हैं किस एक एग्जांपल से देख सकते हैं। ये है, ऐसा एक लेते हैं 16 के लिए, सी सी, ये एच 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 एच, तो यहाँ एच 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 एच, और यहाँ ले लेता हूँ कि एक हेलोजन है यहाँ पर, ये एक्स ले लेता हूँ कि ये एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन, जो कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू एल्कीन, एल्कीन में कन्वर्ट करना है। मतलब कि यहाँ अब डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड होंगे तो हाइड्रोजन भी 4 ही होंगे, ऐसे, ठीक है ना। ये कन्वर्ट करना है। ये कैसे हो सकता है, कौन से रिएक्शन में? तो ये हमें जानने वाली बात है कि अगर मैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इसे हीट करूँगा तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ऐसे करके ये हट जाएंगे, ये पूरा हट जाएंगे। तो इनका एक लेग और इनका एक लेग, ये लेग और ये जो बॉन्ड के लिए है इलेक्ट्रॉन, ये फ्री हो जाएंगे ना दोनों के एक एक, वो दोनों फिर खुद में बॉन्ड बनाकर ऐसे जुड़ जाते हैं, फिर ये वाला एक बॉन्ड बनता है। तो ये क्या हुआ, हट गए ना। जैसे मैंने पहले बोला था, एक सब्सटीट्यूशन होता है, एक एलिमिनेशन, एक एडिशन। यहाँ क्या हुआ, ये एलिमिनेट हो गए, कुछ आया उसके वजह नहीं आया, कुछ सब्सटीट्यूशन मतलब कुछ हटकर कुछ आया, वो भी नहीं आया, कुछ ऐड भी नहीं हुआ, सिर्फ एलिमिनेट हुआ है। तो इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर आंसर ये होगा। और इसे एक अच्छा नाम है, इनका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बीटा एलिमिनेशन कहते हैं? क्योंकि अगर आपको हटाना ही है तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि एक एक्स आप यहाँ से हटाए और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाए? आप तो एक एक्स जब यहाँ से हटा रहे, एक हाइड्रोजन भी यहाँ से हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मुझे तो एक्स, एच और एक्स को ही बाहर निकालना है, तो ऐसा नहीं है। मैं एक से हाइड्रोजन हेलोजन निकालूंगा और उसके नज़दीक वाले से हाइड्रोजन निकालूंगा, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक ही कार्बन से दो नहीं निकलेंगे, एक कार्बन से एक्स निकलेंगे और दूसरे वाले कार्बन से एच निकलेंगे, तो इस टाइप को हाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक बात, जिस कार्बन में हमारा हेलोजन लगा है उस कार्बन का नाम है अल्फ़ा कार्बन, ये कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, और ये कार्बन के संग जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। जस्ट ये कार्बन से, ये अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन लगा है या अटैच्ड है उस कार्बन को बीटा कहते हैं। यहाँ पर एक इस अल्फ़ा कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है तो ये एक ही कार्बन बीटा है। अगर 2 3 4 कार्बन अटैच रहते तो वो सारे बीटा होते। तो यहाँ पर एक ये कार्बन बीटा है, और ये बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसे इसलिए ही बीटा एलिमिनेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक्स के साथ बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और देखते हैं द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विथ इथिलीन इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, इथिलीन बनाते हैं। इथिलीन ऐसा है, अब इनका रिएक्शन मुझे किसके संग करना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ये किस टाइप के रिएक्शन करेंगे,
ये करेंगे मार्कov निकोव रिएक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये यहाँ एडिशन हो रहा है, पहले मैं बोला था वहाँ पर ये वाले रिएक्शन में देखिए, ये वाले रिएक्शन में एलिमिनेट हो रहे थे, हटकर जा रहे थे। अब इस रिएक्शन में एडिशन होंगे, जुड़कर आएंगे यहाँ पर। कैसे, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऐसे दो लेग मुझे मिल जाएंगे, ये एक लेग ये एक लेग, बाकी जो पहले थे वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, ये दो लेग मिल गए। अब मार्कोव निकोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो एडिंडम है जो ऐड होने वाला है, इनका एक नेगेटिव पार्ट है एक पॉजिटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम उस कार्बन के संग जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन होता है। अब ये तो एक कोइंसिडेंस है कि हमें इथिलीन दिया है, इथिलीन में सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो इनमें कम और ज़्यादा की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप किसी में भी कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ब्रोमीन और दूसरे वाले में एक हाइड्रोजन डाल दिया, या इधर ब्रोमीन इधर हाइड्रोजन, तो इट्स ऑल सेम। तो लेकिन ये हो रहा है मार्कोव निकोव प्रिंसिपल के ऊपर ही, कॉफ निकोव रूल। ठीक है, अगर यह इथिलीन के जगह प्रोपीन रहता तो वो कैसा दिखता, ऐसा दिखता है प्रोपीन। इस केस में अगर मुझे HBr को ऐड करना था इसमें, तो इनमें भी ये पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है HBr का। अब देखिए मैं पहले C सिंगल बॉन्ड सारे 2 लेग इनके खाली, यहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे पहले थे सब वैसे ही बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 लेग जो खाली है, ये नेगेटिव पार्ट जाकर उस कार्बन से जुड़ेगा जिनमें सबसे कम हाइड्रोजन है। किनमें है सबसे कम, इन दोनों में से इनमें कम हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो यहाँ ये Br और यहाँ ये H ही होगा, एंड दिस इज एज पर मार्कोव निकोव रूल। एक और रूल आता है जिसे एंटी मार्कोव निकोव रूल कहते हैं, जहाँ पर ये ठीक उल्टा होगा, हमारा Br यहाँ और H यहाँ लगेगा, लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब हमने रिएक्शन में पर ऑक्साइड यूज किया है। तो मैं अगर ये पूरे को फिर से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं पर ऑक्साइड यहाँ यूज कर दूं, पर ऑक्साइड रिएक्शन के वक्त यहाँ बीच में पर ऑक्साइड मैं लिख दे रहा हूँ पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड होने के कारण यहाँ एंटी मार्कोव निकोव फॉलो होता है, मार्कोव निकोव रूल फॉलो होता है। और क्या होंगे यहाँ पर, ठीक इनका ऑपोजिट होगा, यहाँ पर हो जाएंगे Br ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा है हाइड्रोजन उनमें, और यहाँ H, ये ऐसा एक रिएक्शन बनेंगे एंटी मार्कोव निकोव। दोनों ही हमने देख लिया। अब ये कौन सा रिएक्शन है, एग्जाम्पल ऑफ किस टाइप का रिएक्शन आप ही बताइए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर दो का एलिमेंट दो कह सकते हैं एटम्स आकर यहाँ पर जुड़ गए, और तो कुछ नहीं हुआ। तो ये है हमारा एडिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। और किस टाइप का एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल बनकर जा रहे हैं ना Br इनके पास। तो ये अगर डिटेल में आता है तो दिस इज ए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन भी पॉसिबल होता है। ये अच्छा, ये बात से याद आया है कि ये एंटी मार्कोव निकोव में कौन सा रिएक्शन है, तो इसे आप कहेंगे ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और ये जो मार्कोव निकोव है ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दोनों अलग है। ये इलेक्ट्रोफाइल बनाकर काम कर रहे हैं और ये फ्री रेडिकल बनाकर काम करता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है 18, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सुसिनेट यील्ड्स। ये पोटेशियम सुसिनेट बहुत पसंद है ऑथर को। COOK और है एक यहाँ CH2COOK। इसे इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर होगा ही, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो पहले ये अलग से CH2 डबल बॉन्ड CH2,
प्लस यहाँ पर दो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो और ये दो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये है हमें एनोड में मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस है तो एक कैथोड एक एनोड होता ही है। यहाँ पे हमें एनोड में ये मिलेंगे और कैथोड में ये। तो ये क्या कंपाउंड है? ये है इथिलीन, इथीन। तो ये इथीन हमारा आंसर है, या ये आंसर इथीन। ओके, यहाँ देखते हैं हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद हाइपोक्लोरस एसिड टू गिव दिस द हाइड्रोकार्बन इज। अब वो हाइड्रोकार्बन कौन सा है जो रिएक्ट करके ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? हमें HCl पता है, ये क्या है? ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HOCl ये है हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, हाइपोक्लोरस एसिड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है वो दिया है हमें। ये क्या है? ये लिखते हैं, ये है सबसे पहले 2 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी इथेन। तो पहले इथेन ही लिख लेते हैं, ये इथेन है। 2 क्लोरो मतलब दूसरे वाले पे क्लोरीन है और पहले वाले पर हाइड्रोक्सी है, बाकी सारे इथेन के जैसा ही है। तो ये मिल रहा है। यहाँ क्या है ये मुझे पूछा है। तो आप देखिए ये कौन से रिएक्शन हो रहा है, ये वैसा ही एक। यहाँ अगर मैं सोचूं तो ये देखिए 2 पार्ट बनता है इनका, एक पॉजिटिव पार्ट ये है, एक नेगेटिव पार्ट ये है, और यहाँ जाकर वो जुड़ रहा है ऐसा ऐसा जैसे हमने पहले सीखा था। तो इनके इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये ऐसे डबल बॉन्ड वाले होंगे कोई कंपाउंड। तो ये है वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। यहाँ पर एक ये बॉन्ड जो है वो टूटकर 2 लेग बाहर आए हैं, नेगेटिव वाला एक अटैच हुआ, क्योंकि यहाँ 2 ही है तो मिनिमम मार्कऑफ रूल तो अप्लाई हो रहा ही है, लेकिन इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 ही है, यहाँ एक अटैच, यहाँ एक अटैच, तो ये OH यहाँ अटैच, Cl यहाँ अटैच। तो ये हमारा कंपाउंड जो है ये है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इथीन। तो हमारा आंसर इथीन है, ये है ना इथिलीन। ओके, ठीक है। यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये बन रहा कहाँ से है? ये बनता है एक्चुअली क्लोरीन Cl2 प्लस H2O से। देखिए अगर इनको मैं रिएक्ट करूँगा तो एक बनेगा HCl और एक बनेगा HOCl। देखिए ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ये HOCl जो है ये एक वीक एसिड है और अनस्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल। इसलिए ये वीक वाले जो है इनके संग रिएक्ट करते हैं। ये वीक है तो इसलिए टूट भी जाएंगे इजली, ये माइनस और ये प्लस, ये टूटकर इनके साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फिर से सॉरी सब्सटीट्यूशन कह रहा हूँ, एडिशन, क्योंकि ऐड हो रहा है। सब्सटीट्यूशन मतलब कुछ हटकर कुछ आएंगे, यहाँ पर सिर्फ ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। और ऐसा ये बन रहा है। तो बात जो समझने वाली है कि हमें एल्कीन्स के साथ 2-3 टाइप के क्लोरीन कॉम्बिनेशन मिलते हैं। एक है क्लोरीन वाटर, एक है क्लोरीन हॉट, और एक है क्लोरीन कोल्ड। ये 3 ही अलग अलग कंपाउंड देंगे। यहाँ पर तो हमने देख लिया ये क्या देंगे। हमारा डबल बॉन्ड जहाँ भी है वहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटकर एक एक लेग बाहर आएंगे। यहाँ पर कुछ भी हो आगे उनका हमें अभी चिंता नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ टूटकर एक एक लेग बाहर आएंगे, एक के संग OH एक के संग Cl, और बाकी कंपाउंड जैसा है वैसा ही, ठीक है। यहाँ जब ये हॉट क्लोरीन के कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? यहाँ पर अगर ये ऐसा होता, मैं इनका एग्जांपल लेता हूँ, ये कैसे होंगे मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH। अगर ऐसा होता और ये हॉट क्लोरीन का संग रिएक्ट हो रहा है तो इनमें बनेगा कंपाउंड ऐसा, C2 एक Cl यहाँ और ये CH डबल बॉन्ड CH2।
तो आप देखिए यहाँ पर पहले वाले में जब हम वाटर क्लोरीन वाटर, इसे क्लोरीन वाटर कहते हैं, हाँ, क्लोरीन वाटर या फिर HOCl दोनों एक ही बात है, हाँ। तो क्लोरीन वाटर या HOCl, इनके साथ अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इनका डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऐसे OH और Cl वाला। लेकिन अगर ये हॉट क्लोरीन के संग रिएक्ट करते हैं, ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में अवेलेबल है हॉट क्लोरीन के साथ, तो इनका ये डबल बॉन्ड में अनअफेक्टेड है। ये CH3 जो था, इनमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोरीन अटैच हो गया, तो ये इनका कंपाउंड बनेगा इस केस में। तो इस केस में मैं यहाँ इसे कॉपी करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये कंपाउंड बनेगा इस केस में। ऑब्वियसली ये वाला भी हमारा रिएक्टेंट होना चाहिए यहाँ पर, तो ये कंपाउंड बनेंगे इस केस में। और ये लास्ट केस में क्या बनेगा ये देखते हैं। जब कोल्ड यूज कर रहा हूँ तो क्या बनता है, जब कोल्ड यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 लेग है, दोनों ही लेग टूटेंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ, CH3 CH तो है, एक सिंगल बॉन्ड CH, ये 2 है सॉरी H, और यहाँ एक ये भी H, यहाँ एक एक लेग टूट रहे, यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन, मतलब फुल क्लोरीनेशन होता है, दोनों ही लेग टूट कर क्लोरीन आएंगे। तो क्या समझने की बात है, क्लोरीन वाटर यूज़ कर रहा हूँ तो एक लेग पर OH, एक लेग पर क्लोरीन। अगर कोल्ड क्लोरीन यूज़ कर रहा हूँ, ये कोल्ड क्लोरीन या क्लोरीन विथ CCl4 भी कहते हैं, CCl4, ठीक है। CCl4 क्या है, एक इनर्ट सॉल्वेंट है, जैसे कि ईथर होता है वैसे ही एक सॉल्वेंट है। ये सबको घुला कर रखने के लिए ओके यूज हो रहे हैं, तो दोनों ही लेग पे क्लोरीन। और अगर हॉट क्लोरीन यूज हो रहा है तो, या क्लोरीन में इनमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी कह देते हैं, तो यहाँ पर हमें बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में इफेक्ट नहीं होता, इसमें से एक क्लोरीन रिप्लेस होता है ओके। और प्लस HCl भी बनेगा, क्योंकि ये 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गए और एक हाइड्रोजन जो मिला है वो हाइड्रोजन मिलकर HCl भी बना रहे हैं ओके। ये हमें समझ आ गया। 20 में है कि द टिपिकल रिएक्शन ऑफ ओलिफिन्स, ओलिफिन्स मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो ओलिफिन्स में क्या टिपिकल रिएक्शन हम देखते हैं, तो हमने ज़्यादातर ओलिफिन्स में क्या देखा है कि ये डबल बॉन्ड टूटकर एक एक लेग अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर कुछ न्यू आइटम या न्यू एलिमेंट आकर, एटॉम आकर जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ऐड हो रहा है। तो हमारा आंसर है 20 का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट है एक, हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से देख लेते हैं। ब्रोमीन वाटर, इसे हम कहते हैं ब्रोमीन सॉल्यूशन, फिर से इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, एक इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट सॉल्वेंट में क्या होता है, हमारा हर हाइड्रोकार्बन डिजॉल्व हो जाता है ओके। तो इस ये ब्रोमीन सॉल्यूशन का क्या कलर होता है, इन ये पूरे चीज़ का, इनका कलर है रेडिश ऑरेंज, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है ये टेस्ट, ये एक जनरलाइज टेस्ट होता है। ब्रोमीन सॉल्यूशन हमारे पास है, रेडिश ऑरेंज कलर है। अगर हमने एक सैंपल लिया है और इस सैंपल को मैं इसमें डालूंगा, तो इनका कलर अगर डीकलराइज हो जाए, हाँ, कलरलेस हो जाए, तो इस सैंपल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है, ठीक है। तब ये डीकलराइज हो जाता है, डीकलराइज। और अगर सैंपल में सिर्फ सैचुरेटेड कार्बन है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले सिर्फ कार्बन है, तो इनका कलर डीकलराइज नहीं होगा। तो ये एक टेस्ट है जिसे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। जो मुझे प्रेजेंस ऑफ क्या बताएगा, प्रेजेंस ऑफ एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कौन सा डीकलराइज कर देगा पूछ रहा है, तो इथेन, मीथेन ये यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला है, ब्यूटेन भी सिंगल बॉन्ड है, आइसोब्यूटेन, इथीन डबल बॉन्ड वाले है, और प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड वाले
डिकलराइज कर देंगे। अगर एक रिएक्शन देखें कि क्या होता है, तो जैसे हमने क्लोरीन में देखा था, क्लोरीन CCl के साथ रिएक्ट करने पे ये वाले को, ये लास्ट वाले, कि क्लोरीन के साथ अगर कोल्ड क्लोरीन CCl4 में डालकर रिएक्शन करते हैं तो ये लेग टूटकर दोनों पे क्लोरीन क्लोरीन ऐड होता है। सिमिलरली यहाँ पर लेग पे टूटकर ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे। कैसे होते हैं देखते हैं। एक जस्ट ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास एक, फिर से लेता हूँ, प्रोपीन है, इन्हें हमने क्या किया, ब्रोमीन के संग रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये Br है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CH, एक लेग खाली, फिर एक CH2 और एक लेग खाली, डबल बॉन्ड टूटकर एक एक लेग बाहर आ गए। इनमें भी Br अटैच्ड, यहाँ भी Br अटैच्ड। अब इनका कलर था पहले पर्पल, सॉरी रेडिश ऑरेंज, अब यहाँ पर इनका कलर हो गया डिस्चार्ज होकर कलरलेस। ठीक है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है, मैं यहाँ से नॉमेनक्लेचर करूँ 1 2 3, तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये इसे हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हैलोजन ऐड हो रहा है, ये हैलोजन है वो ऐड हो रहा है, तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है। और क्या है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि सब्सटीट्यूशन, आप बताइए। यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, सिर्फ कुछ तो निकल कर नहीं जा रहा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो जी ऐसा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी एक बात जान के रखने वाली है, हमने तीन कंडीशंस देखा है। एक ये कंडीशंस था, क्लोरीन के संग रिएक्शन के वक्त हमने पढ़ा, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ठीक है ना, इनर्ट गैस के साथ। तो ये वाले कंडीशन में भी, ये कंडीशन में भी हैलोजिनेशन ही कहते हैं इसे, हैलोजिनेशन। ये सेम है जो अभी हमने नीचे पढ़ा था ये, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है। लेकिन ये जो हॉट क्लोरीन जब यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी रिएक्टेंट सेम है, ऊपर वाली मैं नहीं लिखा। लेकिन जब ये हॉट क्लोरीन यूज कर रहे हैं तो इस वक्त कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इस वक्त हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए सब्सटीट्यूशन क्यों कह रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, वो 3 हाइड्रोजन थे, वहाँ से एक हाइड्रोजन हटकर एक क्लोरीन ऐड हो गए, एक हाइड्रोजन हटकर एक क्लोरीन ऐड हो गया, तो ये क्या एडिशन है ना, ये सब्सटीट्यूशन है। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये कैसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, ये सब ध्यान में रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लास्ट और देखते हैं एक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स लिबरेट्स हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम। अब सोडियम के साथ अगर ट्रीट करूँ तो कौन सा इसमें से हाइड्रोजन दे रहा है। तो आपको ये देखिए, सोडियम के साथ, सोडियम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालने वाला एक ही है जो है एल्काइल, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कैसे काम करते हैं, ये ऐसा एक कार्बन है, ऐसा एक कार्बन, मैं सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड लेता हूँ। ये जब सोडियम के संग रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे देखते हैं, ठीक है। ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हमारा Na C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक बार बनाएंगे। अगर और सोडियम मुझे अवेलेबल है, एक्सेस सोडियम है यहाँ, अब ये एक बात होता है कि ये सोडियम और लिक्विड अमोनिया इनमें रहता है, लिक्विड अमोनिया NH3। कहीं अगर लिखा है कि सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो हम ऐसे करके करते हैं। अगर लिखा है एक्सेस सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोडियम और लिक्विड अमोनिया है, एक्सेस सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तब क्या ये रिएक्शन एक को हटाकर रुक जाएगा, नहीं, ये दूसरे हाइड्रोजन को भी हटा देगा।
तो ये रिएक्शन उस वक्त ऐसा हो जाएगा एक्सेस होने के वक्त, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद। और यहाँ अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो क्या हट रहा है, एक हाइड्रोजन हट रहा है, एक हाइड्रोजन ये वाला, तो इसे मैं हाफ H2 लिख रहा हूँ। अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा हाइड्रोजन हट जा रहा है, 2 हाइड्रोजन, तो मैं H2 लिख रहा हूँ। तो H2 गैस लिबरेट हो रहा है ना, तो किसके साथ रिएक्ट करूँगा, सोडियम को इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, तो ये आता है, ये इसने नहीं लिखा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, लेकिन ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आंसर है ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। यहाँ पर वो क्या हो सकते हैं, वो इथाइन हो सकते हैं, प्रोपाइन भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या दिया है इन्होंने, एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड दिया है, नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड वाले नहीं होंगे, इथाइन दिया है ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, और ये प्रोपेन दिया है सिंगल बॉन्ड वाले नहीं होंगे, तो आंसर सिर्फ ये है। ओके, और एक बात समझते हैं कि इस टाइप के रिएक्शन में अगर हमें प्रोपेन ही दिया रहता, प्रोपाइन जो हमने यहाँ लिखा, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पर एक C, और ये तो एक H है, यहाँ पर कोई H नहीं होंगे, और इनके पास 3 H होंगे, 1 2 और एक ये 3। अब मैं अगर इनका रिएक्शन करूँगा सोडियम के साथ, तो फिर आप बताइए कौन सा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये सोडियम। आंसर है सिर्फ ये हाइड्रोजन को, चाहे जितना भी एक्सेस सोडियम और लिक्विड एमोनिया हो, सिर्फ ये हाइड्रोजन ही रिप्लेस होंगे, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है, और वो ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पर कौन सा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन ये है, तो सिर्फ ये ही रिप्लेस होगा, बाकी कोई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे। तो इस केस में हमें सिर्फ ये कंपाउंड ही मिल सकता है 3। ओके, ये बात समझने वाली है, और हाफ हाइड्रोजन ऐसा लिबरेट होगा। इसे हम कहते हैं मोनो सोडियम इथाइनाइड, ETHYNID। इसे कहते हैं डाई सोडियम इथाइनाइड, इसमें 2 सोडियम रिप्लेस हुआ है। ओके।